मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। आज बातचीत करेंगे संदीप सिंह जी से। संदीप सिंह जी हरियाणा के अंदर खेल मंत्री हैं, इनसे बातचीत करेंगे राजनीति की भी और खेलों की भी। संदीप जी, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। संदीप जी, आपका विधानसभा क्षेत्र है पेवा। राहुल गांधी का वहाँ से निकलना, वहाँ यात्रा के दौरान पड़ाव रखना, इन सब चीज़ों को राजनीतिक रूप से कैसे देखेंगे? देखिए, उन्हें पंजाब से हरियाणा में एंट्री करनी थी और एक ही जरिया है पंजाब से जब हरियाणा में आते हैं तो वो कुरुक्षेत्र में पेहवा जो विधानसभा है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से एंट्री है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने उनका स्वागत जो है वो खुले दिल से या पूरे दिल से नहीं किया। मैं बड़ी ओपनली और बड़ी तरीके से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो एक अपना ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, पहली बात उन्होंने किसानों के हित में कोई भी मार्च में या इस रैली में कोई भी बात नहीं कही, कोई वादा नहीं किया कि हम लोग अगर आते हैं तो ये कर देंगे या वो कर देंगे। जो भी मतलब जो ये बात करते रहते हैं कि किसानों के लिए ये सही नहीं है, ये जो चाहे वो एमएसपी की बात करें, चाहे वो खरीद की बात करें, ये किसान इसमें मारा जाएगा, ये सब झूठ और उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात करते हैं। दूसरी बात मैं एक और बता देना चाहता हूँ, जो लोग, जो पार्टी अपना एक चालक, मतलब ट्रैक्टर रैली बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर पर हर 2 मिनट बाद अपना चालक चेंज कर रहे थे और सुनने में तो ये भी आता है कि वो अपनी जो ट्रेनिंग है चलाने की, जो राहुल गांधी ने रात को सीखी है, और किसी के ऊपर ट्रैक्टर भी सुनने में आया कि वो चलने वाला था, उनसे ट्रैक्टर भी तरीके से नहीं चल पाया। तो जो लोग ट्रैक्टर अच्छे से नहीं चला पाए और ट्रैक्टर का एक चालक नहीं रख सकते, वो देश का और प्रदेश का राजा कैसे चुन लेंगे? मंत्री जी, जिस प्रकार से कृषि कानूनों की बात की जाए, कांग्रेस कहीं ना कहीं किसानों और लोगों को इस मामले में भीड़ जुटाने में सफल हो रही है, जबकि बीजेपी जनता तक मैसेज क्यों नहीं दे पा रही? क्या कारण है? गठबंधन सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़ क्यों रही है? देखिए, रही बात कंधों पर बंदूक रख के चलाने वाला काम कर रही है कांग्रेस जो है, वो अपने उनके खुद के कार्यकर्ता ही नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कल ये अपने बड़े बड़े नेता यहाँ पर लेकर आए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े नेता पुल के ऊपर बैठे हैं, 5 घंटे वो वेट कर रहे हैं। पूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुल के ऊपर ठेस लगाकर 4 से 5 घंटे खुद वेट करते रहे हैं। और कई ऐसे विधायक और कई ऐसे पूर्व मंत्री जो वेट करते रहे, उनके पास खुद के पास बैठने के लिए या रुकने के लिए जगह नहीं थी। और साथ ही में जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कहते हैं, वो ऐसे बड़े नेताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को 5-5 घंटे वेट कराएंगे तो कैसी बात बनेगी? किसान लोग जान रहे हैं, उनको पता है कि हमें राजनीति में नहीं घुसना है, हमारा फ़ायदा ही है, हमारा आने वाले समय में जो सरकार कर रही है वो फ़ायदा कर रही है। और ये मांग हमेशा कांग्रेस ने 2009 में भी, 2014 में भी, मैनिफेस्टो में भी डाली थी। इन तीन कृषि कानूनों में आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर बीजेपी जनता में अपना तर्क रखेगी, बताएगी आड़तियों को, किसानों को कि आपको कोई घाटे की बात नहीं है, लाभ की बात है? देखिए, बात रही सीएम साहब की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लियरली बात की है कि आपका एक एक दाना जो है वो खरीदा जाएगा, एमएसपी के ऊपर खरीदा जाएगा। और किसानों को आश्वासन भी दिया है कि आपका चाहे वो आड़ती खरीदें, चाहे वो बाहर खरीदें। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जब एक ऑर्गेनिक सब्जियां लगाता है एक किसान, तो वो सीधा एक डीलर को देता है जो सीधा वहाँ से खेतों से उठा लेते हैं, तो उसमें भी उसको फ़ायदा ही होता, नुकसान नहीं होता। तो खेती में ऐसा क्यों नहीं? आप खेल जगत से लंबा समय तक जुड़े रहे हैं, खेलों से आपका गहरा दिल का रिश्ता है। कोरोना का काल चला, लॉकडाउन चला, अब अनलॉक चल रहा है, तो खेलों के लिए अब क्या रणनीति रहेगी? किस तरह की इवेंट अब जल्दी होने जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय किरण रिजिजू जी, हमारे सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हरियाणा को खेलो इंडिया जैसे 2021 में होस्ट करने का मौका दिया। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इतना बड़ा मतलब इवेंट के लिए हरियाणा में स्वागत किया, उसके लिए मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह कि स्पोर्ट्स के इवेंट ही अगर नहीं होंगे स्टेट में, तो स्टेट के जो युवा हैं, जो आने वाले खिलाड़ी हैं, जो ग्रास रूट के खिलाड़ी हैं, जिसको हम नई पनीरी कहते हैं, वो कैसे उभर कर आएगी? 1966 से लेकर अगर हम बात करें, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, तो तब से लेकर आज तक कितने बड़े इवेंट की मेज़बानी हरियाणा ने नहीं की है। तो ये पहली बार होगा। मंत्री जी, इसके अलावा अगर चर्चा करें, क्योंकि कोरोना का
काल में लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो चुका है। अब खेलों को सरकार किस प्रकार से और जनता को जागृत करेगी, युवा वर्ग को, स्कूल के स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो किस तरह की रणनीति रहेगी, क्या प्रोग्राम है अगला? देखिए, सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंस तो मेन है ही है, क्योंकि ये कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो पता नहीं है सामने वाले को है कि नहीं। बॉडी कॉन्टैक्ट को देखते हुए और जिसमें बॉडी कॉन्टैक्ट ज़्यादा ना हो, ऐसे टूर्नामेंट्स को और पब्लिक को, चाहे वो पब्लिक कोई भी स्पेक्टेटर्स जिसको बोलते हैं कि जो प्रशंसक है, और बेसिकली इन सबको देखते हुए ये सारे टूर्स, प्रोग्राम्स और टूर्नामेंट्स शुरू करेंगे। और साथ ही में हम यहाँ पर एक हरियाणा में एक नई पहल लेकर आ रहे हैं और कर रहे हैं, हम यूथ क्लब्स बना रहे हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मेरे पास है, तो यूथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना है कि हरियाणा के हर गांव का एक यूथ क्लब हो, और हम उसी तरीके से लगे हुए हैं और युवाओं को अच्छी दिशा दें, अच्छी जगह पर लेकर जाएं, और वो अपने लाइफ में एक मुकाम पर पहुंच सकें। अगर किसी गोल को वो चुनें तो वो गोल को अचीव करें। उस तरीके की चीज़ें हम यूथ क्लब में आगे बढ़ाएंगे। यूथ क्लब का मेन मोटिव क्या होगा, इसका किस तरह से विस्तार किया जाएगा और इसमें किस तरह के युवा लिए जाएंगे? देखिए, यूथ क्लब में हमेशा युवा होते हैं, और उस युवाओं को जिन्होंने अपने लाइफ में कोई ना कोई गोल, अगर किसी का सपना है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे, तो उस सपने को एक दिशा देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमेशा जो नया युवा होता है, युवा पीढ़ी होती है, उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। और अगर सरकार डायरेक्शन देगी और उनकी सपोर्ट करेगी, तो युवा के अंदर इतनी कैपेसिटी है, हमारे इंडिया के युवाओं के अंदर, कि वो किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। मंत्री जी, इंडोर गेम्स को प्रोत्साहन देने के लिए क्या रणनीति है? देखिए, इंडोर एंड आउटडोर दोनों को हमने पैरेलली ऊपर लेकर आना है। लेकिन इंडोर की अगर बात करें तो जैसे कोविड-19 है, उसमें हम कई ऐसी गेम्स हैं जो इंडिविजुअली खेल सकते हैं। बैडमिंटन हो गई आपकी, टेनिस हो गई, टेनिस में अगर आउटडोर देखें तो बैडमिंटन इंडोर में देखें, रेसलिंग हो गई, लेकिन रेसलिंग में कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्टैक्ट है, लेकिन आज की डेट में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। फेंसिंग हो गई, जूडो हो गई, कराटे हो गए, तो ऐसी गेम ऐसी हैं जो इंडोर में खेली जाती है। आप साथ ही आपके बास्केटबॉल हो गई, वॉलीबॉल में भी आपका डिस्टेंस आप मेंटेन कर सकते हो, बॉडी कॉन्टैक्ट ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी गेम्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और खेलो इंडिया एक ऐसी गेम है जिसमें हम ऐसी गेम्स हैं जिसमें हम ये 20 गेम्स को होस्ट करेंगे, और वो 20 गेम्स लगातार चर्चा में रहेंगी, और उसका लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स के ऊपर किया जाएगा। और सेंटर मिनिस्टर हमारे माननीय किरण रिजिजू जी स्पेशली हरियाणा की स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर देखते उन्होंने हमें ये सौगात दी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक तोहफा भी दिया है हरियाणा के स्पोर्ट्स को, कि 1966 से लेकर आज तक इतनी बड़ी गेम्स होस्ट करने का मौका नहीं मिला। मंत्री जी, क्योंकि आप खेलों से जुड़े हुए हैं और एक सफल खिलाड़ी भी रहे हैं, सफल अब राजनीतिक हस्ती भी हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछना काफ़ी अहमियत रखता है कि खेलों के अंदर राजनीति की घुसपैठ बहुत है, और खेलों की राजनीति का मुझे नहीं पता कि आपने झेली है कभी, नहीं झेली, लेकिन क्योंकि हरियाणा का जो यूथ है वो लगभग पिछले 2 दशक से झेल रहा है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन हो या दूसरी एसोसिएशन, जो सब राजनीति का अखाड़ा बन चुकी हैं, इनका शुद्धिकरण कैसे करोगे? देखिए, पीछे काफ़ी चर्चा में आया था हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का। मैं पैरेलल चाहता हूं कि सरकार के साथ साथ सारी एसोसिएशन जो हैं मिलकर काम करें, क्योंकि विदाउट एसोसिएशन सरकार की और एसोसिएशनों की जो खिलाड़ियों का बढ़ावा नहीं हो सकता। और कहीं ऐसी एसोसिएशंस भी हैं, फेडरेशंस भी हैं जो पैरेलल 2 बनी हुई हैं, और उसमें खिलाड़ियों का नुकसान होता है। बीइंग अ फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन और स्पोर्ट्स पर्सन, मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी युवाओं को, सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स को, कि आप लोग प्लीज़ सही राह पर चलें, और जो डायरेक्शन जो लीगल ऑथराइज्ड है उसके द्वारा ही आप स्पोर्ट्स करें। क्योंकि कभी कभी ऐसी किस्से भी मेरे सामने आते हैं कि जो ऑथराइज्ड नहीं है फेडरेशंस और एसोसिएशंस, उनके अंदर के जो खिलाड़ी कोई नेशनल करवा देता है, कोई स्टेट करवाता है, तो वो मान्यता प्राप्त नहीं होती, तो उसके अंदर फिर सफ़र जो होता है वो खिलाड़ियों को करना पड़ता है। आपने हॉकी का जिक्र खुद ही किया कि मैं इस प्रश्न पे आने वाला था कि हॉकी के जब आप कैप्टन रहे हैं तो हॉकी को आपने क्या दिया अभी तक और आगे क्या देंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर एस्ट्रोटर्फ कितने हैं और कितने और बनाने का विचार है, क्योंकि महिलाओं के लिए अगर शाहबाद को गिना जाए, इसके अलावा कोई बड़ा सेंटर माना नहीं जाता, और शाहबाद की भी जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। देखिए, हॉकी की बात करें तो हमारे यहाँ हॉकी के तकरीबन मोर देन 20 एस्ट्रोटर्फ्स हैं,
और शाहाबाद अकेला ऐसा नहीं है, मैं शाहाबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरे होते हुए हमने कई ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स जीते भी हैं और मैं खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मेरे नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का रिकॉर्ड है, जो ड्रैग फ्लिक का, जिस का रिकॉर्ड अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है। और दूसरी बात सोनीपत में है, कैथल में अभी स्टेडियम बन रहा है आपका। एस्ट्रोटर्फ की बात कर रहा हूँ मैं। एस्ट्रोटर्फ की बात कर रहा हूँ, हॉकी एस्ट्रोटर्फ की बात कर रहा हूँ। सोनीपत में ही 4 एस्ट्रोटर्फ हैं। अगर मैं बात करूं हिसार की, अगर मैं बात करूं रोहतक की, अगर बात करूं मैं इसकी करनाल में अभी हम एक नया लगा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम टोटल की बात करें तो हॉकी एस्ट्रोटर्फ बहुत हैं। भिवानी में है, मतलब अगर मैं फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, ग्राउंड हॉकी के जो ग्राउंड्स भी हैं वो बहुत हैं। लेकिन बात यह है कि आपकी जो खिलाड़ियों को निकालने की और कोचिस को बनाने की, वो बहुत से चीज़ें मैंने अभी चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि जिस स्कूल में बच्चे को हम अगर भेज दें तो उस स्कूल में अगर टीचर ही नहीं आएगा या टीचर ऑन टाइम नहीं आएगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो सबसे पहले मैंने उसी चीज़ को सुधारने की कोशिश की और मैं कर रहा हूँ और उसमें काफ़ी फ़र्क भी आया है। कोचिज़ अभी समझ गए हैं कि अगर हमें अच्छे से ट्रेनिंग करवाएंगे बच्चों को तो हमारा नाम भी होगा, प्रदेश का नाम भी होगा और बच्चों का और उनके परिवार का तो नाम होगा ही। कोचिज की कमी नज़र नहीं आ रही आपका? कोचिज़ हम आगे कर रहे हैं क्योंकि NIS एक होता है कि जो एक सबसे बड़ा इंडिया का एक कोर्स है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का, तो उसके द्वारा जो वहाँ से पास आउट होता है और वहाँ की डिग्री लेकर आता है उसके द्वारा ही हम कोच को रखते हैं। तो वो अभी नया सेशन अभी उनका ख़त्म होने वाला है, उसके बाद हम इस चीज़ को लेकर आएंगे, कोचिज़ को भी लेकर आएंगे, साथ ही हम जो नर्सिस हैं, खेल नर्सिस हैं, उनके कोचिज़ को भी लेकर आएंगे, जिससे कि जो युवा इंटरनेशनल, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो या फिर कुछ नेशनल में मेडलिस्ट हो, उनको भी हम एज ए कोच खेल नर्सरी का लेकर आएंगे, जिससे कि वो अपना जो हुनर है, किसी न किसी कभी कभी क्या होता है कोई खिलाड़ी इंजरी के कारण नहीं बन पाता है, वो एक अच्छा खिलाड़ी होने के बाद एकदम से ऐसी इंजरी आ जाती है जिससे कि वो आगे ना बन पाए, तो हम उन खिलाड़ियों को भी मौका देंगे जिससे कि वो नई पनीरी को तैयार कर सकें। खेल नीति को लेकर भी कई क्वेश्चन ओपोजिशन उठा रही है। कांग्रेस भी कह रही है कि जो खेल नीति उनके वक्त ही DSP लगाए जाते थे, पुलिस में भर्तियां होती थी, अब वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब से मैं भी DSP भर्ती हुआ था 2009 में, और बात यह कि पहले तो किसी ने देखा ही नहीं है कि ये पोस्ट पर डायरेक्ट स्पोर्ट्स पर्सन आ सकते हैं। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इनकी जो हुनर है उनको यहाँ ग्राउंड पे, ग्रास रूट पर लेकर आना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से, और मैं जो सबसे बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन खुद चाहता हूँ कि ये जो खिलाड़ी हैं इनको ऑफिस में या कागज़ों में ना मारकर उनको ग्राउंड में और उनके द्वारा बच्चे जो इंट्रोड्यूस हों वो तैयारी की जाए, जिससे कि वो उनका रैंक पैरेलल हो, लेकिन उनका जो काम है वो स्टेडियम में या खिलाड़ियों को बनाने में या उनकी लुक आफ्टर में या उनको आगे बढ़ाने में हो। ये मैं आपको बता देता हूँ कि यूरोपियंस की अगर हम बात करें तो यूरोप में क्लिनिक एक होता है। उस क्लिनिक में क्या होता है कि आप अगर कोई एक दिग्गज खिलाड़ी हैं तो आप अपना जो हुनर है, जिस चीज़ के आप मास्टर हैं, चाहे वो किसी भी गेम के हों, वो अपना हुनर और अपना क्लिनिक के द्वारा छोटे यंगस्टर्स बच्चों के बताते हैं। अगर हम अपने खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्समैन को अगर कहें कि आप किताबों की तरह पढ़ते रहो, क्योंकि जो IAS हैं, IPS हैं, बन के आते हैं वो भी किताबों में लगे रहते हैं। अगर खिलाड़ी ने ग्राउंड के बाद सीधा किताबों में डाल देंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी फिर सवाल उठते हैं कि ये लोग कैसे अपनी तैयारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को ग्राउंड में और उनको नई पनीरी बनाने के ऊपर ज़्यादा काम देना चाहिए। धन्यवाद। तो ये है मंत्री संदीप सिंह, जो खेल मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। इन्होंने जहां स्पोर्ट्स की खुलकर बातचीत की, वहीं राजनीतिक रूप से भी इन्होंने निशाना कांग्रेस पर साधा, राहुल गांधी की यात्रा पर साधा। और राहुल गांधी की यात्रा के दौरान हरियाणा के अंदर जितना भी ट्रैक्टर चला उसके बार बार जो ड्राइवर बदले गए उनको लेकर इन्होंने छीटाकशी भी की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।